आज सावन का पहला सोमवार उत्तराखंड के सभी शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बम बम भोले के नारों से गूंजे शिवालय। सावन के सोमवार के व्रत और जलाभिषेक करने से होगी मनोकामना पूर्ण। देहरादून में भारी बारिश के चलते कई हिस्से हुए जलमग्न। लगातार बारिश के चलते नाले उफान पर। लोगों के घरों में पानी भरने के कारण हो रही परेशानी। नगर निगम कर्मचारियों ने खुलवाई चौक नालियां। खटीमा तहसीलदार ने की किराना स्टोर में छापेमारी। बहुत अधिक मात्रा में मिला एक्सपायरी डेट और घटिया क्वालिटी का सामान। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। कैबिनेट मंत्री ने मसूरी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों और पुस्तकों के निर्माण के दिए निर्देश। कहा, धामी सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। नैनीताल में कोसी नदी में फंसे 4 युवकों का एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। चारों युवक नदी पार कर जंगल घूमने गए थे। एसडीआरएफ ने रोप रिवर क्रॉसिंग टेक्निक से किया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। बता दें आपको कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना गया है कि उत्तराखंड में देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि 4 धाम भी उत्तराखंड में है। आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और अभी सभी भक्त बाबा भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं माना जाता है कि जो भक्तजन सावन के 5 सोमवार का व्रत रखने के साथ साथ भोले का जलाभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज भोलेनाथ के पास जो है भक्तों की बड़ी अपार भीड़ हो रही है। भक्त आ रहे हैं अपना व्रत पूर्ण करने के लिए, भगवान का पूजन कर रहे हैं। आज सभी भक्तों का इस सावन पूर्ण मास में व्रत होता है और व्रत के साथ साथ में लोग जो है सावन मास का पूरे माह का जो है व्रत करते हैं। तो उसको पूर्ण करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के यहाँ भीड़ लगी हुई है। आ रहे हैं लोग और भक्त पूजन कर रहे हैं। जी पंडित जी, जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो किस तरह देखते हैं कि जो देवताओं का वास है वो उत्तराखंड में होता है? जी बिल्कुल है। उत्तराखंड जो है देवताओं की जो है यहाँ पर कर्म भूमि है। देवताओं की यहाँ पर परमात्मा लोग अपने सब वास करते हैं। परमात्मा लोग जो है देवभूमि में बसे हुए हैं। देवभूमि एकांत भूमि है, पुण्य भूमि है, परम सलिल भूमि है। इस भूमि में आकर के देवताओं को बड़ा सुकून मिलता है, देवताओं को आराम मिलता है। इसलिए देवता यहाँ आते हैं और इनके दर्शनार्थ के लिए, देवताओं के दर्शनों के लिए देश विदेश दुनिया के लोग भी दर्शनों के लिए हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में आते हैं। और उत्तराखंड में भक्ति का अपार लोगों का तांता लगा रहता है। भक्ति की श्रद्धा अच्छी होती है और भक्ति भाव में डूब रहते हैं। वहीं सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आज सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। बता दें, जहां उन्होंने शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। वहीं मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर मानव अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सर्वप्रथम यह जो हमारा मास दिवस है, इसे हम लोग चातुर्मास के रूप में मनाते हैं। और यह चातुर्मास का जो नियम है, यह श्रावण मास से आरंभ होता है और श्रावण मास का आरंभ गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही हम लोग मनाते हैं। और श्रावण मास में आज प्रथम सोमवार है श्रावण मास का। तो श्रावण मास की एक विशेष महिमा होती है। भगवान शिव को जल अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी औषधि है
भगवान शिव को जल, भगवान शिव को बिलपत्री और भगवान शिव को धूप के द्वारा और दूध के द्वारा उनका अभिषेक करके अपने इस जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि श्रावण का मास भगवान शिव की आराधना के लिए बनाया गया है। और भगवान शिव की आराधना इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो भगवान से उसे पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान से ही हमारे आराध्य हैं। क्योंकि ओम नमः शिवाय ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें ओम न लगाए, इसलिए ओम भगवान शिव का रूप होता है। और नमः शिवाय इसीलिए हम लोगों को ओम नमः शिवाय के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। और हो सके तो ज़्यादातर पार्थिव पूजन मन होता है तो मिट्टी के पार्थिव बना करके उसे आप रख करके उसे बिलपत्र है, दूब है, तुलसी है, धूप दीप नैवेद्य आरती करके भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो भगवान शिव की आराधना करने से आपको निश्चित ही अनेक प्रकार के फल मिलेंगे। और निश्चित ये जो श्रावण का पावन अवसर है यह कल्याणकारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में साल में एक बार आता है, इसलिए जितनी भगवान शिव की आराधना कर ले, भगवान शिव का जितने ज़्यादा से ज़्यादा पूजन कर ले, जप कर ले, तो मनुष्य की जितनी भी कमियां होती सब दूर हो जाती हैं केवल शिव की आराधना से। वहीं श्रावण मास के प्रथम सोमवार यानी कि आज बाबा केदारनाथ के दर्शनों को भक्तों में काफी उत्साह देखा गया है। बता दें सुबह से ही भक्त बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं और बाबा केदारनाथ के जयकारों से केदारपुरी गूंजमय हो गया है। बता दें इस अवसर पर बाबा के भक्त अपने केदारनाथ यात्रा के अनुभव भी साझा कर रहे हैं। वहीं सरकार और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की सराहना भी कर रहे हैं। जय बाबा केदारनाथ। आज सोमवार है, पहला सावन है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आनंद में है, बहुत ज़्यादा आनंद में है। मन एकदम बहुत खुश है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। सारी व्यवस्था अच्छी है, पंडित जी अच्छे हैं, महाराज जी अच्छे हैं, सब बहुत प्यार से दर्शन कराते हैं और यहाँ व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रखी है प्रशासन ने। और यहाँ पे आके इधर का वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था जिस तरीके से कर रखी है बारिश में लोगों के लिए, वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रॉपर लाइन से आ रहे हैं लोग और अंदर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। बोले बाबा बाबर बर्री देखते हो। जय बाबा केदारनाथ। वहीं कांवड़ मेले को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ में अधिकारियों के साथ बैठक की है और नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था, खान पान, पेयजल, विद्युत, यातायात, भीड़ प्रबंधन सहित कई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने जिला पंचायत और वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि साफ सफाई और दुकान व्यवसाय द्वारा खान पान की सामग्री में अतिरिक्त शुल्क लिए जाने पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि रविवार को जिलाधिकारी ने नीलकंठ मंदिर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने नीलकंठ मंदिर से बाग खाल तक 14 किलोमीटर पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि निरंतर रूप से दुकानों का निरीक्षण करें और जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ पैदल मार्ग पर जगह जगह फैले प्लास्टिक के कूड़े को एकत्रित कर उसका निस्तारण किया। उन्होंने दुकान व्यवसायियों को कहा कि
दुकान के आसपास कूड़े को एक जगह इकट्ठा करे। इस दौरान पैदल मार्ग पर कई दुकानों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कई दुकानों पर एक्सपायर सामान को जब्त करते हुए संबंधित दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। वहीं जिलाधिकारी ने पुलिस, वन विभाग और जिला पंचायत के अधिकारियों को कहा कि नीलकंठ मंदिर में आ रहे कांवड़ियों और स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से नशे की बिक्री न की जाए और इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने पैदल मार्ग का निरीक्षण करते हुए कांवड़ियों से यात्रा का फीडबैक लिया। इस दौरान कांवड़ियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि पैदल मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कांवड़ियों ने कहा कि पैदल मार्ग पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था, खान पान, रास्तों में साफ सफाई, रात्रि में लाइट की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं बेहतर है। इस दौरान उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान, अधिशासी अभियंता लोनीवी डीपी सिंह, तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, नायब तहसीलदार जयकृत रावत, राजस्व उप निरीक्षक विवेक कुमार सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों द्वारा कावड़ की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई। इसमें पुलिस के द्वारा जो पर्याप्त तैनाती की गई, जिला पंचायत के द्वारा भी सफाई कर्मियों या पर्यावरण मित्रों के साथ में जो टॉयलेट्स लगाए जाने हैं वो पर्याप्त संख्या में उनकी व्यवस्था की गई है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल की गई और जो मेन रोल प्ले किया जाना होता है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना होता है और उसमें जल संस्थान के द्वारा 7 टैंकर्स और कॉन्टीन्यूसली वाटर सप्लाई को भी इंश्योर किया जा रहा है और उनके हैंडपम्प्स भी अपनी क्रियाशील स्थिति में है। इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी पर्यावरण मित्रों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और साथ ही फॉरेस्ट के पैच में जंगली जानवरों से सुरक्षा संबंधी भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं और लगभग सारी तैयारियां पूर्ण स्थिति में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यहीं राजधानी देहरादून में बीते रविवार देर शाम से हो रही बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वहीं सोमवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों तक पानी आ जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर सड़कों के किनारे नालियां चौक होने पर नगर निगम के कर्मचारियों ने नालियों को खुलवाया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से भारी जल भराव होने के चलते नाले उफान पर हैं और लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। वहीं देहरादून, उत्तराखंड देहरादून में भारी बारिश से कई हिस्से जलमग्न, लगातार बारिश के चलते नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने चौफला वन चौकी की तरफ बहने वाले बरसाती नाले का सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौके पर पहुंचे, जहां बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किया गया है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा भी पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी और बरसात के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी मशीन भी लगा दी जाएगी ताकि जल भराव होने की स्थिति में पानी को चैनलाइज किया जा सके। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि नाले को उसके मूल रूप की जगह से चैनलाइज कर दिया जाए और उसको रक्सिया नाले से जोड़ दिया जाए, जिससे यहां पर जल भराव की स्थिति काफी हद तक दूर हो जाएगी। यार इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूँ। मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेके जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे।
लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए, क्योंकि देखिए ये स्लोप से आ रहा है पानी और नेचुरल ग्रेविटी जो पानी की है वो लेके ही नीचे आएगी और जाएगा ही जाएगा, जल भराव होता रहेगा जब तक स्थायी इसका कोई सोल्यूशन ना हो। यहाँ पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तात्कालिक के लिए यहाँ पर एक जेसीबी, हम एक्सट्रीमली हैवी अलर्ट जब भी आता है बरसात का तो यहाँ एक मशीन हमेशा रहेगी ताकि कोई भी समस्या आए तो उसको तात्कालिक निस्तारण किया जा सके। मौसम के लिए अगले 3 दिन के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट हमारे जनपद में प्राप्त हुआ है। सभी विभागीय अधिकारियों की टीमें हर तहसीलों में बनी हुई हैं और पहले से भी विभाग के अधिकारी इस तरह के अलर्ट में उनको एक स्टैंडर्ड निर्देश जारी रहते हैं। वही निर्देश इस बार भी दिए गए हैं। रिस्पांस टाइम को कम से कम करना है और जो रिलीफ लोगों को दिया जाना है किसी भी प्रकार की कोई संकट की परिस्थिति में वो रिलीफ तत्काल पहुंचाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदाग्रस्त क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को माल रोड के चौराहों पर उखड़ रही टाइलों को भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस, अपर माल रोड, लंढौर बाजार, मसूरी कोतवाली क्षेत्र में बारिश के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी क्षतिग्रस्त सड़कें और पुस्तों के निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें उन्होंने कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा से ग्रस्त क्षेत्रों की स्वयं मॉनिटरिंग कर पीड़ित लोगों को हर संभव मदद देने का काम कर रहे हैं। भारी वर्षा से गदोगी जो हमारा मुख्य मार्ग है गदोगी के पास क्षतिग्रस्त हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी भारी वाहनों को हमने रोका है। लगातार हमारे रूडी के अधिकारी वहाँ मौके पर हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। 3 दिन के अंदर उसे हम भारी वाहनों के लिए भी खोल देंगे। इसी प्रकार माल रोड पर थाने के आगे दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, रूडी के द्वारा वहाँ पर काम शुरू हो गया। इसी प्रकार पिक्चर पैलेस पर सड़क बैठ गई है और जो पत्थर की सड़क वहाँ पर बनाई गई है वो सक्सेस नहीं है। मैंने निश्चित किया है कि वहाँ पर जो है सीसी सड़क वहाँ पर बनाई जाए, शीघ्र उस काम को शुरू करा दिया जाएगा। इसी प्रकार नगरपालिका के नीचे जो लंढौर का मुख्य मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है। पूर्व में उसका 9 लाख का आकलन था जो अब बढ़ जाएगा। हमने कहा धन की पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन शीघ्र उस काम को पूरा कराया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही हमारे अधिकारी इनको पूरा करेंगे और जनता को काम। वहाँ पर क्रैश बैरियर के लिए पैसा हमने सेंक्शन कर दिया है, क्योंकि पूर्व में वहाँ पर दुर्घटनाएँ घटी हैं। 1 करोड़ से अधिक की धनराशि क्रैश बैरियर के लिए स्वीकृत की है, उसका टेंडर हो चुका है और शीघ्र उसका काम भी शुरू होगा। आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। अगर आपने देखा होगा सिलकारा में आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग दिवाली मना रहे थे, वहाँ पर थे। उधम सिंह नगर में भी आपदा आई, मेरा प्रभारी क्षेत्र है। मैं चुनावी सभा को छोड़कर रात को 11 बजे वहाँ पर पहुँचा। 11 बजे कंट्रोल रूम पर बैठक की और सुबह मैं 4 बजे से ग्राउंड जीरो पर था। सारी राहत कैंपों में मैं गया और पहली बार मैंने देखा कि जनता का सरकार के प्रति गुस्सा नहीं था।
उन्होंने कहा धामी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। रात को अगर 1 बजे 2 बजे आकर SDRF NDRF के जवान हमको नहीं निकालते तो शायद हम जीवित नहीं रहते। ये वहाँ के लोगों के बयान थे। तो इस बात का प्रतीक है कि सरकार कितनी जिम्मेदारी से इस काम को कर रही है। मैं सारे राहत कैंपों में मैं खुद गया हूँ। 4000 से अधिक लोग राहत कैंपों में रहे थे। उनको जो आपदा की जो धनराशि है हमने वितरित कर दी है, अन्य सुविधाएं उनको दी हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था सरकार ने की है और वो अपने घरों को लौट रहे हैं और सरकार इस आपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। वहीं मसूरी में भारी बारिश के बाद मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से भारी वाहनों और बसों के लिए मार्ग को 23 जुलाई तक बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों, छात्रों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क के कारण दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बता दें कि विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्से पर छोटे वाहनों के लिए एक मार्ग किया गया है। मसूरी से देहरादून नौकरी और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी दिक्कत हो रही है। उनकी माने तो प्रशासन द्वारा मसूरी देहरादून आने जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रोड टैक्सी से देहरादून मसूरी आ जा सके। वहीं स्थानीय निवासी अनिल सिंह अनु और छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने कहा है कि मसूरी प्रशासन ने 23 जुलाई तक के लिए भारी वाहनों और बसों के लिए मार्ग को बंद कर दिया है, लेकिन उनके द्वारा मसूरी देहरादून के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि भारी वाहन और बसें देहरादून से विकास नगर कैंपटी फॉल होते हुए मसूरी आए तो फिर मसूरी LKD किमाड़ी मार्ग को इस्तेमाल करें, लेकिन देहरादून से विकास नगर कैंपटी मसूरी आना काफ़ी लंबा रास्ता है। वहीं LKD किमाड़ी सड़क काफ़ी संकरी है और वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन द्वारा लोगों की जान से खेलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि उत्तराखंड रोडवेज की मसूरी देहरादून संचालित होने वाली बसों को मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के क्षतिग्रस्त भाग के दोनों ओर खड़ी की जाए और दोनों ओर से बसों को संचालन दिया जाए। इससे मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ छात्रों और पर्यटकों को मसूरी देहरादून आने जाने में दिक्कतों का सामना ना हो। उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी करने का प्रयास किया है कि आपकी यात्रा अच्छी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यात्रा अच्छी होगी, सफल होगी, भगवान की कृपा आप पर बनेगी। भारी बरसात इस समय पूरा उत्तराखंड में उधर मसूरी भी इसकी चपेट में है, जिसके कारण गलोगी पंप हाउस के पास जो रास्ता बंद हो गया है। जो हमारे छात्र जो स्टूडेंट्स नीचे से ऊपर आते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं, उनको खासा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर एक परिवार सक्षम नहीं है कि जो टैक्सी के माध्यम से जाए। कई बच्चों ने पास भी बना रखे हैं अपने, जो पास के माध्यम से मसूरी से देहरादून आवागमन करते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो कोई ना कोई इसका वैकल्पिक ऐसा साधन बनाया जाए कि जिससे कि मसूरी देहरादून आने वाले छात्र छात्राओं को दिक्कत ना हो। माननीय मंत्री जी ने वैसे आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन बाद यहाँ पर बसों का आवागमन किया जाएगा, लेकिन अगर बरसात के कारण काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ऐसा कोई साधन नहीं बन पाता है जिस कारण कि कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बने, तो तब तक हम चूनाखाला तक एक बस भेजकर और उससे नीचे के नीचे जो अदर साइड है, जहाँ पर गलोगी पंप हाउस के अदर साइड है, वहाँ तक का साधन बना सकते हैं कि कुछ बस से यहाँ तक जाए और उसके बाद दूसरी बस से वहाँ पर जाए। क्योंकि अगर टैक्सी की बात करें तो टैक्सी का जो किराया होता है हर कोई छात्र नहीं दे पाता। छात्रों ने अपने अपने कार्ड बनाए हैं जो परिवहन निगम द्वारा बनते हैं, तो उसी के माध्यम से जाते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आने वाले समय में बरसात भारी मात्रा में होगी, तो आप आधे तक वहाँ तक बस ले जाएं और उसके अगले तरफ जो बाकी देहरादून का मार्ग है वो उस बस के माध्यम से हो, ताकि छात्रों को भी दिक्कतें न आए और जो बस के माध्यम से और जनता जानी चाहती है उनको भी दिक्कत न आए।
वहीं एनआईटी उत्तराखंड के सुमाड़ू में स्थायी परिसर के निर्माण कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्यस्थल पर तालाबंदी कर रोष जताया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि एनआईटी के स्थायी परिसर के लिए सुमाड़ी के ग्रामीणों ने भूमि दान दी है। अभी तक सुमाड़ी की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू न करवाकर चमड़ारा से लगी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं ग्राम प्रधान सुमाड़ी सत्यदेव ब्रह्मगुणा ने कहा है कि ग्रामीणों ने एनआईटी से स्थायी परिसर बनाने के लिए भूमि दान की है, लेकिन अभी तक एनआईटी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, बल्कि चमरारा से लगी भूमि में निर्माणादायी संस्था ने कार्य शुरू कर दिया है। वहीं एनआईटी के मुख्य गेट का निर्माण भी चमरारा से लगी भूमि पर होना है। प्रधान ने कहा कि स्थानीय युवाओं को एनआईटी के निर्माण कार्य के दौरान रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का रोजगार लोगों को नहीं मिला। इससे पूर्व भी जिला प्रशासन के साथ ग्रामीणों की बैठक हुई। ग्रामीणों ने निर्माणादायी संस्था से ग्रामीणों के साथ बैठक कर कार्य शुरू करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये मात्र सत्य आज ही आपके यहाँ, तो आप ये बताइए कि 6 किलोमीटर शिलान्यास से दूर बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, तो आप बताइए कि कहाँ तक जाएंगे। और हम लोगों को कितना ज़्यादा गफलत में सरकार ने रखा हुआ है और शासन ने रखा हुआ है। प्रशासन ने 13 साल हम लोगों ने वेट किया है अपनी ज़मीनों के लिए कि हमारे यहाँ एनआईटी बनेगा, लेकिन आज भी हमारे बेरोजगार युवा सारे इस आशा में हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कंपनी वालों ने अभी तक हम इनके साथ कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, कई दौर की मीटिंग, कई बार हम एग्रेसिव भी हुए हैं कंपनी वालों के साथ में। आज बिल्कुल हम 27 या 28 मई को डीएम साहब के पास गए थे, आशीष चौहान जी के पास गए थे थोड़ी। आशीष चौहान जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी एनबीसीसी, एनआईटी और ये जो कंपनी निर्माण कर रही है सेम इंडिया, ये आपके साथ आपकी गांव में आके बैठक करेगी। लेकिन उसके आज करीब 2 महीने उनके लेटर पर कार्रवाई होने के बाद भी ये लोग सुनिंद होकर काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना दुर्भाग्यजनक है कि एक आईएएस अधिकारी की भी बातों को ये लोग। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार, पहले सावन के सोमवार पर कांवड़ यात्रियों को शुभकामनाएं दी। भगवान शिव को समर्पित आस्था और भक्ति से परिपूर्ण पवित्र कांवड़ यात्रा के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। श्रावण मास के पवित्र महीने में 22 जुलाई 2024 कांवड़ यात्रा के शुभारंभ पर मैं इस कांवड़ यात्रा में आप सभी शिव भक्तों व श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और देवों के देव महादेव भगवान शिव से सभी श्रद्धालुओं की सुखद एवं मंगलमय कांवड़ यात्रा की कामना करता हूं। आइए गंगा मैया को सदा स्वच्छ और निर्मल रखने का प्रण लें और साथ ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सफल व सुगम बनाने में सहयोग करें। हमारी सरकार कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों की सुगम व सुरक्षित यात्रा हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। एक बार पुनः आप सभी शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।